हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों को, जो सीटेट की आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 30 सवाल जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय में से किससे बचता है? तो सही जवाब है लैंगिक पक्षपात से। तो सही बात है, एक अच्छा विद्यालय जो है किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं करता। लैंगिक पक्षपात से अर्थ लड़का और लड़की से है। तो एक अच्छा विद्यालय कोई भी किसी भी तरह का लैंगिक पक्षपात नहीं करता। हमारा दूसरा सवाल है, एक विद्यार्थी के सवालों को हल करना सीखता है। आप कीजिएगा, यहाँ पर एक विद्यार्थी कुछ सवालों को हल करना सीखता है। वो अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार की अधिगम अंतर को क्या कहा जाता है? तो जो विद्यार्थी होता है वो अपने जोड़ के पूर्व जिस ज्ञान का प्रयोग करता है उसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो हमारा सही जवाब है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो सही जवाब है विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब है नैतिक दुविधा। तो जो एक बालक जो होता है वो जब सही और गलत का निर्णय जो करता है वो अपने नैतिकता के स्तर पर करता है। इसे नैतिक दुविधा कहा जाता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो सही जवाब है व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये अभिमुखता होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, स्वयं की भावना अथवा संवेग को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो स्वयं की भावनाओं और समय को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को कहा जाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो हमारे अंदर की जो भावनाएं और समय होती है उनको नियंत्रित करने के लिए जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं आकलन। हमारा नौवां क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग सूची एवं अभिवृद्धि की प्राथमिकता होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यह है कि बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। सही जवाब है वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को एक डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को एक अस्थाई सामाजिक संरचना माना जाता है क्योंकि आनुवंशिकता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, इसीलिए इसे एक अस्थाई सामाजिक संरचना माना जाता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, आरबी कैपिटल की आप कीजिएगा आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के। 13वां क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता। सही बात है।
एक विद्यार्थी अगर असफल होता है तो इसका उत्तरदायित्व विद्यालय को ही जाता है, और एक विद्यार्थी जब सफल होता है तो इसका भी उत्तरदायित्व एक विद्यालय को ही मिलता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा एवं इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 3। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है, अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर नहीं है। तो एक जो बच्चा होता है उसको चलने के लिए कम से कम 14 महीने का समय चाहिए होता है, उसे अपने स्वयं के पैरों पर चलने के लिए। तो श्रीमती जी बात जानती हैं, इसीलिए वो चिंतित नहीं है क्योंकि अभी वो सामान्य समयबद्ध के अंदर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। तो सृजनात्मक चिंतन सदैव कैसा होता है? रचनात्मक होता है, क्योंकि सृजन का अर्थ होता है किसी नई चीज की रचना करना, इसीलिए सृजनात्मक चिंतन सदैव रचनात्मक होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो सभी विद्यार्थी हैं और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, तो इन सभी की मांगों को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, तो इस तरीके से हम सभी को पढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो सही उत्तर है, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना। सही बात है, अगर किसी को हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उसे बहुत तेजी से नहीं समझाएंगे। हम जो सूचना दे रहे हैं या सूचना जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारी बोलने की गति है उसका संतुलन हम बनाए रखेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा कि कोई भी नई सूचना दे रहे हैं तो अपने जो बोलने का संतुलन है उसको हम बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता आत्मकथा का एक लक्षण नहीं है? तो विस्तारण नहीं है, बाकी लचीलापन होता है, मौलिकता होता है और सततता भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं चित्रकला करने की, बालक को चित्रकला करने में जो कठिनाई आती है उसे ही डिस्ग्राफिया कहते हैं, तो ये चित्रकला से संबंधित है। हमारा अगला 21वां क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो जुड़ा है या व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। तो समावेशन का अर्थ ही होता है सभी से संबंधित होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? तो एक अभिप्रेरित बालक, उसमें सीखने की इच्छा होगी, सीखने में आवेष्टन होगा, आकांक्षा स्तर भी होगा, लेकिन समूह से अलगाव ये नहीं करता है, ये जो है नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, अलगाव। एक बालक जो कि कुछ सीखना चाहता है उसमें सीखने की इच्छा होगी, सीखने में आवेष्टन होगा, आकांक्षा स्तर भी होगा, लेकिन समूह से अलगाव, जिन बच्चों के साथ वो सीख रहा है
वो समूह से अलगाव थोड़ी प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। हमारा 24वां क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डॉट है, क्या है, सीखना है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है उससे बालक का समाजीकरण का कोई भी संबंध नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। तो अभिभावक शिक्षक बैठक, ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है। बाकी संचित अभिलेख है, दत्त कार्य है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शन से अर्थ है यानी जो चीजें भी हम सीख रहे हैं तो शिक्षण ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक जो है उसके मस्तिष्क का विकास कर सके। यानी कोई घटना हो रही है तो बालक उसको अपने शब्दों में लिख सके, दूसरों को समझा सके और सही गलत का निर्णय ले सके। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो समझ के लिए यही शिक्षण है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो इनमें से पूछा गया कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को उसके अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना है, ये सही होगा। विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्यप्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना, ये भी सही होगा। विद्यार्थियों को समानता और असमानता देखने तथा समरूपता उत्पन्न करने में मदद करना, ये भी सही होगा। विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है डी उत्तर सही होगा क्योंकि पूछा है प्रदर्शित नहीं करता है। विलगित तथा तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यानी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उससे रटंतु वाला काम करें, यानी रटाने की प्रक्रिया वाले कार्य नहीं होने चाहिए। तो ये गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है। तो ये अनुसरित करता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है अर्थात प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अद्वितीय होता है मतलब बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, विरोधियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। माफ कीजिएगा, विरोधी नहीं होगा, ये विशेषता होगा, यहाँ पे आपका विशेषता होगा। अभी मेरे पास पेन नहीं है तो मैं अपनी उंगली से ही लिख रहा हूँ, और तो मैं आप समझ सकते हैं कि मैं इसको ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। कल मेरा डिजिटल पेन आ जाएगा तो मैं उससे सही तरीके से लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे विरोधियों नहीं होगा, विशेषता होगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, विशेषताओं तथा कौशल में समान नहीं होते हैं। तो सही बात है, जरूरी नहीं है कि दो लोग हैं तो उनके अंदर सेम टैलेंट होगा किसी चीज़ को लेकर के, उनके अंदर कुछ जो क्वालिटी होंगी, उनके जो स्किल्स होंगे वो सेम होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो ये आप सभी जानते होंगे, किशोरावस्था। और किशोरावस्था की उम्र होती है 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस इनके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही 30 प्रश्नों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो से संबंधित सभी जो नोटिफिकेशन मिलती रहें। तब तक के लिए
धन्यवाद।